मामला पाकिस्तान में अक्सर ज़ेर बहस रहता है। किराएदारी के मामलात, मालिक के, किराएदार के, प्रॉपर्टी के देने के, वापस लेने के, आपस में क्या तहरीर करना चाहिए, इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन जो है वो कानून की शक्ल में मौजूद है। कुछ चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबरार अहमद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान लॉ टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहद मालिक साहब, जो कि सीनियर कानूनदान है। आज की इस वीडियो में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, अगर कोई शख्स अपना मकान या दुकान किसी दूसरे शख्स को किराए पर देता है तो उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे मुल्क का कानून इस बारे में क्या कहता है, किन किन पहलुओं मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, आज की वीडियो में हम इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब अबरार साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने आज नाजरीन को गाइड करना है कि अगर वो अपना मकान या दुकान रेंट पर देना चाह रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको मुलूज़े खातिर रखा जाएगा। जी शुक्रिया। ये मामला पाकिस्तान में अक्सर ज़ेर बहस रहता है। किराएदारी के मामलात, मालिक के, किराएदार के, प्रॉपर्टी के देने के, वापस लेने के, आपस में क्या तहरीर करना चाहिए, इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन जो है वो कानून की शक्ल में मौजूद है। तो हम उस कानून को जब फॉलो करेंगे तो पहली कुछ बातें जो सामने आएंगी कि जब भी कभी आप बतौर किराएदार या मालिक मकान किराए पे देना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले ये एक जनरल एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए कि अगर बतौर किराएदार हैं आप पहले ये देखें क्या प्रॉपर्टी जो आप किराए पे हासिल कर रहे हैं, क्या उसके मालिकाना हकूक वाकई इस आदमी के पास हैं जो आपसे निगोशिएट करने आया है, उसके पास मालिकाना हकूक मौजूद हैं। आप उसके डॉक्यूमेंट्स देखें, तसल्ली करें। उसके बाद आप मौका देखें, जाके मौके पे किसी किस्म का कोई तनाज़ा या आपको कोई ऐसी बात सामने नज़र आ रही है कि जो कल कला को आपको परेशानी का बायस बन सकती है, तो उस चीज़ को आप भी मद्देनज़र रखें। मकान की ज़ाहरी हालत और उसके अंदर मौजूद जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो तो एक आम रूटीन की बात है, आपने वो देखना है कि आपको किस किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जाके मौका देखें सबसे पहले। उसके बाद बतौर मालिक अगर आप किराए पे दे रहे हैं, आप किराएदार की भी शिनाख्त करें, इसका रवैया कैसा है, साबिक़ा तौर पे कहाँ रह के आया है, साबिक़ा लोगों के साथ कैसे चलता रहा है। ये सब चीज़ें जब आप देखें, ये तो एक जनरल अमूमी रवैया है लोगों का आपस में। अब कानून क्या है, अब आप बतौर मालिक और किराएदार आपकी कुछ बात तय हो गई है, सबसे पहले ज़रूरी अमर ये है कि उसको एक किराएदारी के एग्रीमेंट की शक्ल में तहरीर कर लें, ताकि ये बाद में आप लोगों का मुकम्मल सबूत रहे। उसमें सारी पार्टिकल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर दर्ज करें और उसको जाके मुतलका जगह पर रजिस्टर भी करवाएं। जी शाह साहब, जैसे आपने जिक्र किया है कि सारी रिक्वायरमेंट्स देखने के बाद मालिक और किरायादार दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लें, तो जो एग्रीमेंट तहरीर करेंगे उसके अंदर कौन कौन से ऐसे कानूनी पहलू हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए या क्या उसमें तहरीर करना चाहिए। जी, इसके बारे में भी सारी तफसील जो है कानून किराएदारी में दर्ज है, वो मैं अलग-अलग भी बयान कर देता हूँ। लेकिन जनरल जो है वो सबसे पहले जो एग्रीमेंट तहरीर करेंगे उसमें दर्ज होना ज़रूरी है मालिक की तफसील, उसकी प्रॉपर्टी की तफसील जो वो किराए पे देना चाहता है। उसके बाद किराएदार की तफसील, का नाम, पता, एड्रेस वगैरह जो भी उसकी है पार्टिकल्स। उसके बाद ये लिखा जाएगा कि इस किराएदारी की मुद्दत कितनी है, किराया कितना तय हुआ है, किराया जो है वो कितनी तारीख तक अदा कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा जो दीगर भी मामलात हैं मेंटेनेंस के, और उसके अलावा जो किसी किस्म की दीगर यूटिलिटीज़ भी उस प्रॉपर्टी से हासिल हो रही हैं, उनकी तमाम तफासील भी जो है वो उसमें दर्ज करना ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट के बेसिक पार्ट्स है, ये जो मैंने आपको सर एग्रीमेंट में जैसे आपने जिक्र किया, एक तो दोनों पार्टीज़ होगी जी और उसके अंदर अगर हम ज़ाहिर बात है स्टाम्प लिखेंगे तो गवाह भी होना लाजमी है, तो उसमें गवाह की तादाद कितनी होनी चाहिए। गवाहान की तादाद जो है वो तो
2 गवाह कम अज़ कम आपके मौजूद होने चाहिए। सर एग्रीमेंट हमने कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसका कोई फर्दर प्रोसीजर है, इसको कहीं पर रजिस्टर्ड करवाना है किरायानामे को, या एग्रीमेंट हो गया और बात खत्म हो गई? इसके बाद अगला प्रोसीजर आपका ये होगा कि ये मालिक की जिम्मेदारी है कि उस एग्रीमेंट को जो आपने तहरीर किया है उसको जाके रेंट रजिस्ट्रार के पास जाके उसका अंदराज करवाए। रेंट रजिस्ट्रार का प्रोसेस ये है कि आप वो ओरिजिनल एग्रीमेंट उसके पास लेके जाएं, वो उस ओरिजिनल एग्रीमेंट के ऊपर अपनी सील लगाएंगे, उस पर अपने साइन करेंगे, उसका अपने रजिस्टर में अंदराज करेंगे, जो पार्टिकल्स उधर मौजूद हैं मालिक के, किराएदार के, प्रॉपर्टी के, उसके बाद एक कॉपी वो अपने पास रख देंगे और ओरिजिनल जो है वो आपको वापस कर देंगे। और ये मालिक की ही जिम्मेदारी है कि उसकी एक कॉपी है वो किराएदार को भी प्रोवाइड करे। इसके अलावा दूसरा जो मामला है, पंजाब गवर्नमेंट ने गाहे बगाहे मुख्तलिफ आते रहते हैं इनके डायरेक्शंस, उसमें एक ये भी है कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कुछ इसमें रखी गई हैं कि जो भी किराएदार किसी जगह पे आके रहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने किराएदारी का एग्रीमेंट जो है वो जाके अपने मुतल्लिका थाने में भी उसकी एक कॉपी जमा कराए और अपने पार्टिकल्स थाने में भी जाके दर्ज करवा के आगे प्रोसीजर थाने वालों का है, वो अपने एक रजिस्टर है उनके पास, वो किराएदारों की तमाम तफसील उसमें दर्ज कर देते हैं। ये इसका अंदराज का तरीका है सारा। सर जैसा कि आपने जिक्र किया है कि एग्रीमेंट को हमें रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना है, और दूसरे नंबर पे आपने बताया जी इसको थाने में जाके भी रजिस्टर्ड करवाना होता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये दोनों जो हम कर रहे हैं इसमें कोई ख़र्चा भी आता है, कोई एक्सपेंस होते हैं लीगली? जी नहीं, लीगली कोई एक्सपेंसेस नहीं है इसके। सर ये तो एग्रीमेंट हो गया, सारा मामला तय पा गए, अब जो किरायादार है वो मकान या दुकान को यूज़ कर रहा है। फ़र्ज़ करें कि अब मालिक मकान है वो किसी वजह से मकान को खाली करवाना चाह रहा है, वो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पर वो मकान या दुकान जो भी उसकी है वो एग्रीमेंट की मुद्दत से पहले उसको खाली करवा सकता है? जी, ये मालिक को हक हासिल है कि वो किराएदार से किसी भी वक्त अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कानून में कुछ तरीका दर्ज है। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसकी वजह यह है कि जो पहले आपने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है किराएदार और मालिक ने, उस एग्रीमेंट की किसी भी शर्त की जो खिलाफ वर्जी हो रही है और किराएदार उस खिलाफ वर्जी से मुसलसल बाज ना आ रहा, दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे वो किराया बर वक्त अदा नहीं, उसको किराया बर वक्त अदा करने से 30 दिन तक यानी 1 मंथ तक अगर वो किराया नहीं अदा करता तो मालिक को हक हासिल है कि उसको बेदखली का नोटिस भेजे और बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दे। सर जैसा कि आपने जिक्र किया है कि मालिक मकान अगर उन वजूहात जो आपने जिक्र किया उसके बाद उसको अपने मकान या दुकान को खाली करवाना चाह रहा है, उसको एक लीगल नोटिस भेजेगा जिसका आपने जिक्र किया, तो वो लीगल नोटिस क्या है, कहाँ से तैयार होता है, या उसके बाद का फर्दर प्रोसीजर क्या है अगर उसके बाद भी वो खाली नहीं करता? जी, लीगल नोटिस यही है कि उसमें इस बात का वो वायलेशन का जिक्र करे मालिक कि यहाँ पे आपके साथ हमारा ये तय हुआ था, हमारा आपका ये मुआहदा था, आप उसकी ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या आप किराया बर वक्त अदा नहीं कर रहे हैं, या दीगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि कानून पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो करना जुर्म है या गैर कानूनी है। तो ऐसी एक्टिविटी की सूरत में उसको एक लीगल नोटिस भिजवाएँ, वो बज़रिया वकील भिजवा सकते हैं आप, वो बज़रिया वकील भिजवाएँ उसको, आप भाई आपने ये वायलेशन की है, आपने ये हमारे एग्रीमेंट साहब के साथ, लिहाजा अब आप चूँकि इसकी मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लिहाजा आपको ये नोटिस दिया जाता है, आप इसको प्रॉपर्टी को खाली कर दें। इन केस अगर हमने, जैसे कि मैंने जिक्र किया पहले भी, कि अगर वो नोटिस के बाद भी हमारा मकान या दुकान है वो खाली नहीं करता, तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है? जी, नोटिस के बाद भी अगर वो खाली नहीं करता तो उसके बाद कानून किराएदारी के मुताबिक रेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं हर ज़िला में, जिसमें एक जज मुकर्रर किया जाता है। आपको जब ऐसी कोई दादरसी चाहिए कि आपका किराएदार या मालिक, दोनों सूरतों में मैं बात कर रहा हूँ, से कोई आपको किसी किस्म की वो वायलेशन कर रहे हैं या आपने उनको मकान खाली करवाना है, या अगर किराएदार को कुछ लायबिलिटीज़ ऐसी मिल रही जो हासिल नहीं हो रही, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल में आएगा, उसमें आके एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा। अगर मालिक मकान आता है तो वो भी आके यहाँ पे बेदखली की एप्लीकेशन फ़ाइल करे, उस बेदखली की एप्लीकेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अदालत जो है वो उस किराएदार को या मालिक को, दोनों सूरतों में जो भी रिस्पोंडेंट है उसको अदालत तलब करेगी, उसको अदालत बुलाएगी और उससे उसका मौक़िफ़ हासिल करेगी। अगर वो अदालत को सेटिस्फाई करता है तो उसको केस लड़ने की इजाज़त मिलेगी। वो अपना अदालत में जाके पहले अपना सारा रिटन मौक़िफ़ जाके पेश करेगा। अगर अदालत उससे सेटिस्फाई होती है तो नेक्स्ट प्रोसीजर में उसको डिफेंस का मौका दिया जाएगा।
अदरवाइज़ केस का फ़ैसला जो है वो एक तरफ़ा सूरत में कर दिया। तो एक तरफ़ा सूरत में करके मालिक या किराएदार जो भी है उसकी जो दादरसी जो अवेलेबल है वो उसे फ़ौरन फराहम कर दी जाएगी। इस बारे में अदालतों का बड़ा स्पीडी प्रोसीजर है ये यहाँ पे। सर ये जो आपने एप्लीकेशन का जिक्र किया रेंट ट्रिब्यूनल में, तो अगर कोई मालिक मकान या किरायादार रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फ़ाइल करता है तो इस सारे प्रोसीजर को कितना टाइम दरकार होता है? अदालत में जो कानून दर्ज है कि पहले दिन से जिस दिन से कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है अदालत उसका फ़ाइनल फ़ैसला जो है 4 माह के अंदर करना ज़रूरी है। और उसमें मज़ीद भी दर्ज है कि 4 माह के अंदर किसी तरह कोई ऐसी सूरत हाल है कि 4 माह के अंदर उसका फ़ैसला नहीं हो पाता तो अदालत उसके बाद उसकी डे बाय डे प्रोसीडिंग करेगी। सर जैसा कि आपने जिक्र किया है कि हम अदालत में नोटिस देने के बाद अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं बेदखली की या जो भी हमारी डिमांड है या रिक्वायरमेंट्स है उसके लिहाज से। तो जब हमने अदालत में एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो क्या उसकी कोई लीगल फ़ीस भी हमें पे करनी पड़ती है? कि जब आप अदालत में आते हैं किसी दादरसी को हासिल करने, बेदखली किसी किस्म का दीगर मामला है, तो जब आप अदालत में आएंगे अगर आप किराएदार हैं और आपने कानून किराएदारी की रजिस्ट्रेशन वाली जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो नहीं किया, यानी आपने किरायानामा रजिस्टर्ड नहीं कराया हुआ, तो आप 5% जो है सालाना किराए का जो है उसको फ़ाइन के तौर पर अदालत में जमा कराएंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो वो एंटरटेन होगी। और इसी तरह अगर आप मालिक हैं और अदालत में आए हैं किसी दादरसी को हासिल करने के लिए तो आपको सालाना किराए का 10% जो है वो बतौर फ़ाइन वो आपको अदालत में जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन जो है आपकी जो भी है उसकी प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और कानून अपने जो है वो क्या कहते हैं उसे हमें कि आपकी दादरसी के लिए मुतहरक हो जाएगा। सर ये जो एप्लीकेशन हमने रेंट ट्रिब्यूनल में दायर की होती है तो उसमें मुझे ये बताएं कि क्या हम सिर्फ बेदखली की कर सकते हैं या जो हमारा रेंट पेंडिंग है या हमारे बिजली के बिल हैं जो किराएदार ने पे नहीं किए तो उनको भी हम रिकवर करवा सकते हैं जो हमारा लॉस हुआ है? जी बिल्कुल। जब आपने अदालत में आना है रेंट ट्रिब्यूनल में, याद रखिए रेंट ट्रिब्यूनल को मुकम्मल अदालती इख्तियारात हासिल हैं जो एक सिविल जज या मजिस्ट्रेट को हासिल होते हैं। तो उसमें आपने जो भी एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे आपको जो दादरसी चाहिए, आप बेदखली करवाना चाहते हैं, आपके किराएदार जो है उसका कुछ किराया पेंडिंग है, बिजली यूटिलिटी बिल्स कोई भी गैस पानी वगैरह वो अदा नहीं कर रहा है, उसके अलावा प्रॉपर्टी को कुछ उसने नुकसान पहुंचाया है या कोई और ऐसी जो किसी किस्म का आपका किराए के मुआहदे में दर्ज किसी किस्म के कोई बकाया जात उसकी तरफ है, आप उन सब की तफसील जो है अपनी एप्लीकेशन में लिख दें। अदालत बवक्त फ़ैसला उन सब चीज़ों का भी फ़ैसला फरमाएगी और उसका जो भी आपके एविडेंस में अगर वो बातें साबित हो जाती हैं कि ये चीज़ें आपकी बकाया जात में शामिल हैं तो फ़ाइनल फ़ैसले में उनका भी फ़ैसला किया जाएगा, वो भी आपको किराएदार से दिलवाई जाएंगी। इसी तरह किराएदार को भी अगर मालिक से किसी किस्म की कोई शिकायत है या वो कोई मुआहदा की खिलाफ वर्जी कर रहा है या मकान की या उस जगह की या उस गोदाम या फैक्ट्री की हासिल शुदा सहूलतें उनमें किसी किस्म की वो रुकावट पैदा कर रहा है जिससे प्रॉपर्टी से सही तरह इस्तेफादा हासिल नहीं हो रहा, तो किराएदार भी एप्लीकेशन दे के अदालत में आ सकता है। अदालत उसमें भी बतौर रिस्पोंडेंट मालिक को तलब करेगी, सारा प्रोसीजर वही अडॉप्ट किया जाएगा। ये थे जी सीनियर कानूनदान शाहद मालिक साहब जो हमें किरायादारी पर बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड फरमा रहे थे। अगर किरायादारी के मामलात के रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात के जवाब हम ज़रूर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।